अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। कर्नल टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, जगदीश सिंह गहलोत आदि अनेक लेखकों ने राजस्थान के इतिहास को अपने ढंग से व्याख्यायित करने का एक प्रयत्न किया है। राजस्थान के इतिहास के इन बहुरंगी प्रसंगों को एक ही पुस्तक में समेटने के बहुत कम प्रयत्न हुए हैं। इस दृष्टि से हाल ही में एक उल्लेखनीय पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री BL पानगड़िया और डॉक्टर NC पहाड़िया। आज इस पुस्तक के विविध पक्षों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पुस्तक के लेखक मेरे दाईं ओर बैठे हैं श्री BL पानगड़िया। BL पानगड़िया ने राजस्थान के इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम आपकी एक प्रमुख पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित हुई है। आपने राजस्थान के इतिहास के विविध पक्षों पर अनेक लेख देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लिखे हैं। देश में अनेक जगह आपने यात्राएं की, विदेशों की भी यात्राएं की और राजस्थान की जो पूरी की पूरी ऐतिहासिक परंपरा है इसको बहुत निकटता से देखने का आपने प्रयत्न किया है। आप राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी नियमित रूप से लिखते रहते हैं। मेरे बाईं ओर डॉक्टर प्रतिभा जैन बैठी हुई हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्ष तथा गांधी अध्ययन केंद्र की निदेशक हैं। आपने गांधी दर्शन और महिला अध्ययन से जुड़ी हुई अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी समादृत हुई हैं। आपने भी देश विदेश में अनेक यात्राएं की हैं और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को और जो हमारे उसके जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं उनको बहुत निकटता से देखने का आपने प्रयत्न किया है। डॉक्टर NC पहाड़िया, आप राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। विकास अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आपके विशेष विषय हैं। आपने आयात निर्यात, अवमूल्यन और औद्योगिकरण से जुड़ी हुई अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं। आपने भी जो इस समय के आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं इनको बहुत निकटता से देखा है और इन पर आप नियमित लिखते रहे हैं। पानगड़िया जी, मैं आपसे सब जो आपने पुस्तक तैयार की है जिसमें आपने राजस्थान के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो इतिहास की सारी परंपराएं हैं उनको आपने जिस रूप में लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे आपकी मूल दृष्टि या जो मूल प्रेरणा रही, आप कौन से ऐसे वो कारण थे जिससे आप इस ओर प्रेरित हुए? ऐसा है संजीव जी कि राजस्थान के इतिहास पर जितने ग्रंथ लिखे गए मेरा ख्याल है किसी राज्य के इतिहास में नहीं लिखे गए। जैसा कि आपने बताया कई बड़े बड़े लेखक हुए, इतिहासकार हुए जिन्होंने वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स राजस्थान के इतिहास पे लिखे। तो उस वक्त में हमें लगा कि उन वॉल्यूम्स में कई चीज़ें अब आज के परिप्रेक्ष्य में इरेलेवेंट हो गई हैं। उनको निकाल के कोई एक छोटी पुस्तक तैयार की जाए जिसको हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सके। और सबसे बड़ी तो बात ये थी कि कर्नल टॉड के बाद अंग्रेजी में कोई इंटीग्रेटेड हिस्ट्री राजस्थान की लिखी नहीं गई। तो जो बाहर से जो अपने एम्बेसडर्स वगैरह यहाँ आए, कई बार मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि एक छोटी किताब अंग्रेजी में अगर राजस्थान की हिस्ट्री पे हो तो हमें उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, हमने ये देखा कि हिस्ट्री में राजाओं के पार्ट को तो खूब रंगा गया है और बड़ा चढ़ा के उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज, कई कम्युनिटीज ऐसी थी जो राजस्थान में ही इमर्ज हुई और यहाँ से बाहर गई, उनका क्या पार्ट रहा ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। हमने बताया है कि यहाँ कई कम्युनिटीज, ओसवाल्स, पालीवाल्स, महेश्वरीज, ये सब कम्युनिटीज राजस्थान में पैदा हुई जिनका बड़ा भारी पार्ट रहा। फॉर एग्जाम्पल ओसवाल यहाँ के बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर की रियासतों में बड़ा पार्ट प्ले किया, मसूदी रहे वहाँ के, और महेश्वरीज राजस्थान के बाहर गए और बड़े बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की, बिरलाज वगैरह सब लोग हैं। तो इन कम्युनिटीज का पार्ट भी हमने, इनको भी हमने उतना ही महत्व दिया जितना राजा महाराजाओं का। तीसरी बात ये थी कि हमने देखा है कि किताबों में इन दिनों हिस्ट्री की किताबों में काफ़ी डिस्टोर्शन चल रहा है। जिन राजाओं ने विदेशी हुकूमत को चैलेंज किया उनको तो माने शॉर्ट साइटेड बताया, और जिन राजाओं ने सरेंडर कर दिया विदेशी ताकतों को उनकी तारीफ की गई, उनको दूरदर्शी बताया। तो हमने ये सब को अपने नए परिप्रेक्ष्य में रखा है।
और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली है, और इस प्रकार की किताबें थी वो यूनिवर्सिटी से निकाल भी दी गई। तो इस तरह से हमने हमारा एक दृष्टिकोण, एक तरह से काफ़ी इसमें एक नया दृष्टिकोण पेश किया गया है। तोता मैंने के किस्से जो इतिहास की पुस्तकों में तक में घुस गए थे, उनको भी हमने इसमें से हटा दिया है, और जितने मतलब की बात आज के वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के हिंदुस्तान की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में थे, उसी ढंग से हमने इसको लिखने का प्रयत्न किया है। पहाड़िया जी, आप भी इस पुस्तक के सहलेखक रहे हैं, और जैसा पानीगड़ा जी भी बता रहे थे कि उन्होंने इस पुस्तक में राजस्थान की जो पूरी ऐतिहासिक परंपरा रही है, राजाओं से लेकर के विभिन्न समुदायों का, उनसे जुड़े हुए जो ऐतिहासिक संदर्भ थे वो इस पुस्तक में प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इस पुस्तक में आपने राजस्थान का पूरा जो भौगोलिक परिवेश है, उसके जो सारे के सारे आर्थिक परिदृश्य हैं, उनको भी आपने समेटने का प्रयत्न किया है, और जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 1947 तक राजस्थान के इतिहास के जो महत्वपूर्ण पड़ाव आए, उनको भी आपने इस पुस्तक में समेटने का प्रयत्न किया है। तो आपने जो इसमें राजस्थान का आर्थिक इतिहास लिखने का जो एक प्रयास किया, उसके पीछे आपकी क्या दृष्टि रही, और निश्चित रूप से जो आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है, विभिन्न जगह से आपको संदर्भ सामग्री भी इकट्ठी करनी पड़ी होगी, तो वो कौन से आपके मुख्य आधार थे संदर्भ स्रोत की दृष्टि से, और उनको संकलित करने में क्या कठिनाइयाँ आपने महसूस की, उसके बारे में कुछ। संजीव जी, जैसा कि आजकल इतिहास की पुस्तकें लिखने में जो नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, वो ये है कि जब तक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किसी इतिहास को नहीं रखा जाए तो उसकी उतनी रेलेवेंस या उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि जब ऐतिहासिक जो चर्चा हम राजस्थान की कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम उस जमाने में समय समय पे जो आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन हुआ है लोगों के में, उसके बारे में भी हम पाठकों को बताएं। और इस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो बहुत ही फेमस है, जैसे आपने कर्नल टॉड की पुस्तक का नाम लिया, श्यामल दास का नाम लिया, आपने जगदीश सिंह गहलोत का नाम लिया। इन पुस्तकों में भी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत स्केटर्ड है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, कोई एक सिस्टमैटिक उसमें आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। उन सबको हमें कालक्रम में एक तरह से पिरोने का काम किया है कि प्राचीन काल में क्या स्थिति थी आर्थिक, उसके बाद जब मध्यकालीन भारत हुआ तो राजस्थान में अलग अलग रियासतों में क्या स्थिति रही, और जब अंग्रेज आए तो उसमें क्या परिवर्तन आर्थिक जगत में हुआ। और हमने ये देखा है कि अगर आप पुस्तकें देखें या संदर्भ ग्रंथ देखें तो बहुत कम इसमें लिटरेचर मिलता है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स जो अंग्रेजों के ज़माने में लिखी गई है, वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को बताती है। तो एक तो हमारा आधार जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स थी वो रही। इसके अलावा जो ये संदर्भ ग्रंथ जो मैंने आपको अभी बताए, उनसे भी हमने जहाँ जहाँ भी हमें जो आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई बातें मिली, उनको हमने एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास किया। खास तौर से इसमें जो हमने देखा कि जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने किस प्रकार से जनता पर कर लगाए, अनेक प्रकार के शुल्क या लाग बाग लगाए। और आप देखिए कि कहीं तो हमने ये भी लिखा है कि 100 अलग तरह के लाग बाग राजाओं ने लगाए हुए थे। एक तरह से मनुष्य का जीवन शुरू से लेकर, जन्म से लेकर अंत तक उसे किसी न किसी रूप में कोई न कोई कर या लाग बाग उससे देता रहना पड़ा है, और उससे उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही है। राजस्थान में दूसरी एक जो आर्थिक स्थिति सबसे भयावह रही है वो अकालों का रही है, और इस अकाल ने आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और मैं अगर ये कहूँ कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर भी उसका प्रभाव पड़ा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अकालों की वजह से जो व्यक्तियों में कंजूस जो पना आ जाता है कि वो बहुत माइजर हो जाते हैं खर्च करने में। तो आर्थिक दृष्टि से हम अगर खर्च कम करेगा कोई व्यक्ति तो वो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है। ये एक प्रवृत्ति राजस्थान में प्राकृतिक आप कारण कहें या भौगोलिक कारण कहें या मनुष्य के जो जीवन का जो तरीका है जीने का उसके कारण कहें, ये एक हमने इसमें देखा है, और इसमें हमने अकालों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। फिर इसके अलावा जो राजस्थान में एंशियंट समय में, प्राचीन काल में जो ट्रेड रूट्स थे, व्यापारी रास्ते जो राजस्थान से होकर गुजरते थे, उनके बारे में भी जो वस्तुएं आयात की जाती थी और जो निर्यात की जाती थी, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने उसका जिक्र किया है। तो ये आर्थिक दृष्टि से एक सांस्कृतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक तत्वों के साथ आर्थिक तत्व को जोड़ने का एक जो प्रयास हमने किया है, ये
मुझे लगता है पाठकों के लिए काफ़ी एक जगह मसाला इकट्ठा होने वाली बात होगी। प्रतिभा जी, जैसा कि पहाड़िया जी ने कहा कि इतिहास का जब तक आर्थिक पक्ष नहीं देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से नहीं लिखा जाए, तब तक शायद उसका उतना महत्व नहीं रहता जितना कि होना चाहिए। और पांडेय जी का कहना था कि इतिहास में तोते मैने की कहानियां जो हैं आजकल ज़्यादा आ गई हैं, तो उस सारी स्थितियों को हटा करके उन्होंने विशुद्ध इतिहास की दृष्टि से इस पुस्तक को लिखने का प्रयत्न किया। तो ये दो दृष्टियाँ दोनों जो लेखक थे उन्होंने अपने सामने रखी हैं। आप भी चूँकि इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो इस पुस्तक में जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक आधार बना करके राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयत्न किया है, तो एक इतिहासकार की दृष्टि से आप इस पुस्तक को किस रूप में देखती हैं? मैं आपकी बात पे आऊँ उसके पहले कुछ और कहना चाहूँगी, जो कि द्वय लेखकों ने जिसका उल्लेख किया उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। पहली विशेषता जो मुझे लगती है इस पुस्तक की, वो ये है कि एक जैसे संपूर्ण काल का सर्वेक्षण एक स्थान पर मिलता है, ये बात बिल्कुल समीचीन है। दूसरी विशेषता ये लगती है कि जिस तरह पानगड़िया साहब ने कहा कि समुदायों के दृष्टिकोण से और उनके उद्भव विकास की दृष्टि से, और इसके साथ ही रियासतों का अलग अलग विस्तृत वर्णन भी हमें मिलता है। प्रायः जब राजस्थान के इतिहास की चर्चा करते हैं तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर की बात कह के लोग रह जाते हैं, लेकिन छोटी रियासतों का अपने स्तर पर अलग से योगदान रहा, उनका एक अलग से ऐतिहासिक संदर्भ रहा और वहाँ की एक अलग पहचान होते हुए भी पूरे राजस्थान की एक पहचान बनी। इन दो स्तर पे लेखकों ने इस पुस्तक में सामग्री ली है और उसको किया है। दूसरी बात, जहाँ तक इतिहास लेखन की दृष्टि है, मुझे लगता है कि आर्थिक पहलू को लेकर लिखे जाने वाले इतिहास की प्रवृत्ति नई नहीं है। ये ठीक है कि राजस्थान का इतिहास अलग अलग काल में आर्थिक इतिहास की दृष्टि से लिखा गया है। अलीगढ़ स्कूल ने मिडीवियल राजस्थान पर आर्थिक दृष्टि से लिखा है। जिन करों का आप उल्लेख कर रहे हैं उनकी विस्तृत जानकारी वहाँ के अलग दस्तावेजों के पे आधारित हमें प्राप्त होती है, लेकिन एक संपूर्ण इतिहास लेखन में इसकी अभिव्यक्ति, इसकी उपलब्धि है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि एक संपूर्ण जो इतिहास का स्वरूप हमारे समक्ष आता है, उसमें राजस्थान के इतिहास की विशेषता यहाँ के स्मारक भी हैं, यहाँ के दुर्ग भी हैं, यहाँ के मंदिर भी हैं, यहाँ के सार्वजनिक स्थान भी हैं। उनका एक सजीव चित्र लगता है, और इतिहास में अगर पठनीयता है और ये सजीवता है तो वो इतिहास के लिए, पाठक के लिए, इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक आकर्षण बन जाती है। तो एक जानकारी के स्तर पे और एक पठनीयता के स्तर पे और ये सरस साकार वर्णन की दृष्टि से इस पुस्तक की अपनी अलग उपलब्धि है, और उस दृष्टि से मेरे ख्याल से ये पाठकों को आकर्षित करती रहेगी। पहाड़िया जी, जैसा कि प्रतिभा जी ने भी कुछ 2-3 विशेषताओं की चर्चा की इस पुस्तक की, एक पुस्तक के लेखक के रूप में जो आपने सारा परिश्रम किया, उस उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं, और साथ ही कहीं कोई ऐसी कमियां आपको महसूस हुई हो तो उसके बारे में भी कुछ? देखिए, इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं तो अभी मैडम ने बताई आपको, लेकिन जहाँ तक जहाँ हमने लिखा इसको लिखते समय जो हमने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जैसा कि अभी बताया गया कि ये एक इंटीग्रेटेड हिस्ट्री है जो सभी समयों को, प्राचीन काल से लेकर आज तक के 1947 तक के समय को एक साथ जोड़ती है। एक मिनट, अगर मैं कहना चाहूँगी पानगड़िया सर कि ये तो ठीक है, मैंने भी इसका उल्लेख किया कि आपका एक पूरा सर्वेक्षण सा लगता है पूरे काल का, लेकिन कालों के विभाजन में थोड़ा मुझे लगता है कि आधुनिक युग को आपने अधिक पृष्ठ दिए हैं, और उसके पहले वाले पोर्शन को किताब का करीब एक पांचवा हिस्सा है जिसमें प्राचीन काल और मध्यकाल का इतिहास है, तो आधुनिक काल का ज्यादा विस्तृत है। उस दृष्टि से थोड़ी संतुलन की कमी मुझे लग रही है। थोड़ा मैं इसका जवाब दे दूं। आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि आधुनिक काल में हमको सामग्री काफी मिली जी। दूसरा, हमारे दिमाग में ये था कई जो प्राचीन काल की बातें कई इरेलेवेंट हो गई हैं, मेरा अपना ख्याल था, तो उसको गैर जरूरी समझ के हमने छोड़ दिया, और आधुनिक काल में से हमको काफी सीखना था, काफी जानना था और जानकारी देनी थी। ये सारा हमारा पर्पस डेलिबरेट है इसमें
चाहे हमने गलती भी की है, लेकिन वो गलती जानबूझ के की गई कि हमने आधुनिक काल को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आगे वाली पीढ़ी को आधुनिक काल में जो गलतियां हो रही है उससे सबक लेना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आज से 5000 वर्ष पहले 10,000 वर्ष पहले की बात। अच्छा मौका मिला कि मैं आपके दृष्टिकोण को भी सुनने का मुझे अवसर मिल गया, तो ये अच्छा नहीं, लगा। लेकिन पनोरा साहब, इसमें आपने सन 47 तक के इतिहास का ही जिक्र किया है, तो कि 47 के बाद भी राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग आए, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनकी चर्चा संभव हो सकती थी। तो या तो कुछ सीमाएं ऐसी आपके सामने थी जिस कारण आप नहीं लिख पाए, या कोई निश्चित नीति के तहत ही आपने उसके बाद के इतिहास नहीं लिखा। वास्तव में आपका कहना ठीक है, और डॉक्टर प्रतिभा जी ने भी मुझे इस बारे में कहा था कि ये किताब लास्ट में अब्रप्टली खत्म हो गई है। अभी वो बताएंगे इस बारे में, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बात इनसे हो चुकी है। तो ये तो डेफिनेट है कि ये किताब अब्रप्टली खत्म हुई है, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। लेकिन ये किताब 47 तक क्यों खत्म की गई, इसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा था कि हम इस किताब को 2 वॉल्यूम्स में लिखना चाहते थे, क्योंकि ये 47 के बाद में भी अपने आप में इतना मसाला हो गया, और ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को अगर हम डिटेल में नहीं देते, हम उस किताब को सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उसको सोर्स भी बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से एक सेपरेट वॉल्यूम हमको इसी का पार्ट 2 लिखना था। लेकिन बाद में सोचा, कई कारणों से हमने सोचा कि दोनों किताबों को इंडिपेंडेंट ही रहने दिया जाए। एक तो आदि काल से लगा करके 47 तक खत्म कर दी, दूसरी हमारी किताब अभी प्रेस को चली गई है, वो आ रही है, उसमें आपको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री सारी मिलेगी, और इतनी ही डिटेल में मिलेगी, शायद इससे भी वो किताब बड़ी होगी। वो बड़ी करना हमको इसलिए जरूरी हो गया ताकि फ्यूचर में रिसर्च करने वालों को बड़ा आराम मिले, क्योंकि जितने 8-10 जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, इन सब के प्रशासन को हमने डिटेल में डील किया है इस प्रकार से। अच्छा, इस किताब के पीछे एक हमारा ये रहा है लिखने के पीछे कि किताब हिस्ट्री इंस्पायर करने वाली होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करे, वैसा लिखा है। एक मैं आपको इस किताब का कई इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, चश्मा लाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको अभी थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, उससे आपको लगेगा कि हमने कोशिश ये की कि थोड़ा इंस्पिरेशन मिले लोगों को, हमारी भावी जनरेशन को। ये प्रताप के बारे में है एक पैराग्राफ। इट वॉज शेयर डेंट ऑफ करेज and high sense of patriotism that Pratap, who was the ruler of as small a kingdom as Mewar, could wage a titanic struggle continuously for about 10 years with one of the mightiest emperors of India. No wonder Akbar was in tears when he heard of the death of his greatest adversary. The generation after generation of Indians drew inspiration from Pratap, whenever the Indian state was in peril. तो सिंपल बात यह है कि प्रताप से जितना इंस्पिरेशन मिला है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, उतना मेरा ख्याल है कि इंडियन हिस्ट्री में कहीं नहीं मिला। और प्रताप है, इन 2-3 हीरो को अगर आप निकाल दो तो राजस्थान की हिस्ट्री में तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है। हमने इसी दृष्टि से कुछ ऐसे हीरोज को हमने ज्यादा महत्व दिया है। अपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, सर गंगा सिंह ऑफ बीकानेर, तो जिन्होंने रियल कंट्रीब्यूशन किया, उन राजाओं को भी इसलिए इग्नोर नहीं कर दिया कि वो राजा हैं। हालांकि हमने ध्यान ये दिया कि जनता का पार्टिसिपेशन कितना था, जनता के पार्ट को ज्यादा महत्व दिया। इसके बावजूद भी हमने उन राजाओं को इग्नोर नहीं किया जिन्होंने बड़ी सेवा की, जैसे महाराजा जय सिंह ऑफ जयपुर, कि जिन्होंने जयपुर बना करके और मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड सिटी बना, और जो उन्होंने सब जगह अपने ये सब बनाए, और उन किलों फोर्ट्स के बारे में दिया हमने। बड़े बड़े टेम्पल्स बने, जो मार्वलस टेम्पल्स जो वर्ल्ड में उनके मुकाबले में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मिलेंगे नहीं, उन सब टेम्पल्स वगैरह का भी उन्होंने डिटेल में जिक्र किया है। जो बड़े बड़े तीर्थ हैं हमारे पुष्कर वगैरह, जिनका महाभारत में वर्णन है, जिनका वेदों में वर्णन है, जिनका रामायण में वर्णन है, तो उन सब का हमने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दी। और 4 जो हमारे यहाँ खासतौर से 4 कल्चर जो पैदा हुई प्री हिस्टोरिकल और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, उनको हमने बड़ा समन्वय के साथ जोड़ करने की कोशिश, शायद ये हमारा पहला ही प्रयास है, क्योंकि हमको ऐसा कहीं नहीं मिला कि जो चारों सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बागोर सिविलाइजेशन, आपके आयर सिविलाइजेशन और वही आपकी कॉपर सिविलाइजेशन जयपुर वाली, तो इन चारों सिविलाइजेशन को हमने लिंक, ये करीब करीब मोस्ट ऑफ द पीरियड इनका कंटेम्प्रेरी था। कोई 3000 BC से
1500 BC तक था, तो किसी का 5000 BC से 200 BC तक था। मतलब कई कई जगह तो सेटलमेंट कंटिन्यूसली फॉर बागौर में जैसे 5000 वर्ष से लगा करके 200 वर्ष तक का आपको सारा मिल जाता है वहाँ के आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स हैं। इसी तरह से आपके यहाँ कॉपर सिविलाइजेशन, उससे साफ है कि वो कॉपर सिविलाइजेशन यहाँ की और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट करती थी। यहाँ से कॉपर के बर्तन जो बनाए गए मिले, यहाँ के और वहाँ के बिल्कुल एक सा मिले, और लॉसल में भी मिला, तो वो सब सारा यहाँ से गया हुआ था। इस प्रकार हमने एक प्रयत्न किया और एक नए ढंग से इस इतिहास को अपने ढंग से कोशिश की है, और अगर थोड़ी कमियां भी रह गई है तो इसके ऊपर लोग बिल्डअप करेंगे। खासतौर से हमारे पाड़े साहब का बड़ा सहयोग रहा इसको बिल्कुल एक आर्थिक स्वरूप देने में। शुरू से इनका ये रहा पाड़े साहब का प्रयत्न कि भाई हर चैप्टर में, हर काल में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इसको हम जरूर देवें, और हमने इसमें जो कुछ भी हमें मिल सका उसको पूरी तरह से देने की कोशिश की। प्रतिभा जी, जैसा कि पानवड़े जी ने बताया, इसके सेकंड वॉल्यूम की भी चर्चा की और आपने बड़े विस्तृत उन स्रोत की भी चर्चा की, तो एक इतिहासकार की दृष्टि से आप और क्या सुझाव देना चाहेंगी? एक तो मैं इस बात को तो जरूर पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ आपका, कि किसी भी राष्ट्र की स्मृति में जो कुछ प्रतीक बन जाते हैं, जैसे प्रताप संघर्ष के प्रतीक बने हैं, प्रताप आत्मविश्वास और स्वाभिमान के प्रतीक बने हैं, तो उन प्रतीकों को उजागर करना और स्थापित करना की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो, जैसा कि अभी लेखक ने स्वयं उल्लेख किया, जिस तरीके से इसका समापन हुआ है वो लगता है कि जैसे रेल कहीं स्टेशन पर रुकी पर आगे चलनी चाहिए। तो आपने स्पष्ट कर दिया कि ये आगे चल रही है। फिर भी जब जो एक खंड खत्म होता है 1947 का, और इतिहास की दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, मोड़ है, इसलिए हमें कतई संकोच नहीं है कि इससे आगे क्यों नहीं चली। ठीक है, इतिहास में काल विभाजन की दृष्टि से, मील के पत्थर की दृष्टि से 1947 का एक महत्व है, वहाँ किताब समाप्त हुई, बिल्कुल मुझे उचित लगता है। किंतु जिस तरह से उसको समाप्त किया गया है उससे मेरे को जरा सा असंतोष था, जो मैंने आपसे कहा भी कि उसके साथ इस सारे जो शिक्षा के क्रम की बात, अजमेर मेरवाड़ा की बात करके आप खत्म करते हैं, वहाँ लगता है कि उसका कुछ विवेचन, कुछ एक समुचित दृष्टिकोण, कुछ एक सारांश, कुछ एक निर्णय निकालना, डिडक्शंस करना, उसकी एक कमी मुझे बहुत महसूस हुई जब मैंने ये किताब पढ़ी। स्मारकों की सजीवता की दृष्टि से ये किताब अपने आप में एक अलग प्रकार का प्रयास है, और मैं खुद इसके प्रति पुस्तक को पढ़ते समय इस दृष्टिकोण से बड़ी आकर्षित हुई। सती का उल्लेख वगैरह जिस तरह स्त्रियों के मुद्दों को लिया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको भी एक ऐतिहासिक पुस्तक के इस तरह के सर्वेक्षण की पुस्तक में पिरोना बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरी दृष्टि से है। मुझे बस यही एक विशेष रूप से कहना था कि इसके अंत मुझे अंत सा न लगा। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें पूर्णतः सहमत हूँ। पाड़ा जी, आप कुछ देखिए, इसमें दो तीन कमियां मुझे जो नजर आई, एक तो मैडम ने जो बताई, प्रतिभा जी ने, वो बिल्कुल सही है कि अचानक अब्रप्ट एंड हुआ है इसका, तो उसका जवाब तो किसी हद तक पानवड़िया साहब ने दे दिया कि उसके आगे हम 1995 तक एक दूसरी कंटेम्परेरी हिस्ट्री की किताब लिख रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिकेशन में चली गई है। जो मुझे अभी भी एक चीज़ जो खटकती है इसमें, और दुर्भाग्य से भारत में पुस्तक लेखन और प्रकाशन में जो कमी है वो ये है कि एक तो इसमें बिब्लियोग्राफी बहुत अच्छी नहीं दे पाए हम, और एक इंडेक्स तैयार नहीं कर पाए। एक ये पाठक के लिए थोड़ी असुविधाजनक बात है, जो कहीं और क्वार्टर्स में भी मुझे लोगों ने कहा कि इसकी ये कमी है, और आप मैडम आप भी इस बात की हाँ कर रही है। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये इतिहास की पुस्तक बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बन जाए, बहुत बोझिल नहीं हो जाए। इसलिए कहीं कहीं ऐसे भी मुद्दे आए जब हमने बहुत सारी जो बहुत ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें उसको कट छोड़ कर दिया, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप रिदम रखना चाहते हैं किताब की रीडिंग में तो ज़रूरी है कि बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को आप काट दें। तो एक दूसरी ये समस्या भी रही है। तीसरी जो मैं शुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टि से कहूँगा वो ये है कि प्राचीन काल में आर्थिक समाज के बारे में, समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ हमको लिटरेचर नहीं मिल पाया, और उस बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ जहाँ हमको मिला हमने उसका पूरा भरपूर उपयोग किया है, और उसको एग्जैक्टली उसी ढंग से लिखा जिस ढंग के आज के पाठक आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये एक तरह से इसकी कमी भी है, एक तरह से इसकी उपलब्धि भी है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाठक वर्ग है जो हिंदी जानता है, और आपने ये सारा जो लेखन कार्य किया है वो अंग्रेजी में किया है,
इसके पीछे तो क्या दृष्टि रही आपकी, या तो इसका हिंदी संस्करण निकालने की कोई योजना है? जैसा बातचीत से लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किया है। ऐसा है कि ऐसा तो हम फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर प्रकाशक की तरफ से इसमें आया तो हम सोचेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए। लेकिन मैं बताऊं कि हिंदी में आपके राजस्थान की हिस्ट्री पे जितनी बुक्स अवेलेबल है, वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स, तो इस ढंग की नहीं है, तब भी एक काफी वॉल्यूम्स हैं। और मैंने तो यहाँ देखा कि जितने लोग आते हैं, एक तो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब अंग्रेजी में लिखो तो हमें बड़ी सहूलियत हो जाए, आपने राजस्थान में इतिहास हिंदी की लिख डाली तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद मिले, हमारे दृष्टिकोण में हमारे लिखना। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी के विषय के बाद में हिस्ट्री ऐसा विषय है जिसमें लैंग्वेज का जितना अच्छा फ्लो रहता है, फ्लो बनता है विद्यार्थी के लिए, उसको आदत पड़ती है अंग्रेजी में लिखने की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने भी कहा कि ये अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ 2-3 एम्बेसडर से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आपका राजस्थान, बल्कि उन्हीं की लैंग्वेज थी कि राजस्थान तो सारा अपने आप में सारा एक म्यूजियम सा है, और फिर आपके अंग्रेजी की किताब हमको उपलब्ध न हो, अब टाड की इतनी पुरानी हो गई जो मिले भी नहीं, मिले तो इतनी वॉल्यूम्स को कहाँ ले जाते फिर, तो सिंगल वॉल्यूम में अगर आप प्रोड्यूस कर दें अंग्रेजी में तो तभी हमें इंस्पायर हुआ। मैंने पाड़े साहब से कॉन्टेक्ट किया कि अब जब लिखना ही है तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सभी तरह से सोशल वगैरह, और 2-3 आदमी के बिना हिस्ट्री लिखने में बहुत मुश्किल है। सोर्सेज का पता लगाना, डिफरेंट जगह जाना करना, तो कहीं ये चले गए कहीं मैं चला गया, और किसी तरह से हमने इसको काम पूरा किया। और वो कमी तो मैं आज भी महसूस करता हूँ जो सबसे पहले इन्होंने पॉइंट आउट की, हम तो इसको किताब को लिख के भूल गए, थक गए थे दरअसल। फिर इन्होंने कहा तो मैंने कहा अब ये तो रही गई, किताब छपी गई, क्योंकि इसका एंड तो वाकई अब्रप्ट हुआ। जिस ढंग से काफी मेहनत हमने की शुरू में, लास्ट में हम थक गए थे दरअसल। तो ऐसा हुआ है। फिर अगर इसका अवसर मिला सेकंड एडिशन में तो कम से कम इस कमी को हम पूर्ति को करना चाहिए। बाकी जहां तक प्राचीन सामग्री आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की हैं, जितनी हम सामग्री इकट्ठी कर सके की, मेरा ख्याल हमने कोई कोना नहीं छोड़ा कि जहां हमने तलाश नहीं की हो, कहाँ हम नहीं गए, ये देखने की बात है। पहाड़ा जी, जो सारा परिश्रम आपने किया वो एक ऐसी रोचक घटना जिससे आप अभी तक बड़े आह्लादित हों, या कोई इस तरह का प्रसंग आपको याद आ रहा हो तो शेयर कीजिए अपने दर्शकों के साथ। नहीं, देखिए ऐसा रोचक प्रसंग तो नहीं है, लेकिन समस्या जरूर है कि जब आर्थिक तत्वों के बारे में, तथ्यों के बारे में, आंकड़ों के बारे में जब हम खोज करने लगे तो हम सबसे पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही गए कि शायद वहाँ पुरानी पुस्तकें मिले, वहाँ नहीं मिली। खोजते खोजते हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स पे पहुँचे तो उसमें बहुत ही समृद्ध हमें ये एस्पेक्ट मिला, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत ही रिसेंट टाइम्स का है कि 1900 से लेकर 1947 के बीच की जो स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर हमें मिला। तो ये एक हमारे लिए समस्या का कारण बना कि जो हमने प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री या स्टोन एज से जो हमने इतिहास शुरू किया, वहाँ हम बहुत ज़्यादा इस पर न्याय नहीं कर पाए। ये एक अभी भी मेरे को चिंता वाली बात लगती है। इसमें शायद आपको कुछ सहायता मिल सके दशरथ शर्मा की पुस्तक से, या भी हमने नहीं जरूर आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ अंतकथाओं के एक प्रसंग से मिल जाते हैं, उनको अगर सूत्रों को पकड़ के पहुंचे बड़ा अच्छा हो सकता है। आशा कर सकते हैं कि जो आपका अगला संस्करण इस पुस्तक का, संस्करण क्या बल्कि जो 47 के बाद का जो इतिहास लेखन आप कर रहे हैं, उसमें जो कुछ कमियां आपकी रह गई हैं इतिहास लेखन की दृष्टि से, वो दूर हो सकेंगी। और मैं दूरदर्शन की तरफ से अपनी ओर से आपको इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ स्टूडियो में आकर के आपने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की जो आपके रोचक संस्मरण थे, जो आपने इसके लिए मेहनत की, जो परिश्रम किया, और जिन पक्षों को राजस्थान के इतिहास के जो अब तक अनुद्घाटित थे उनके लिए आपने जो पाठकों के सामने लाने का प्रयत्न किया, उस पर आपने चर्चा की, अपनी दृष्टि की चर्चा की, उसके लिए मैं अपनी ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।